हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 और 11 के लिए समान रूप से उपयोगी बायोलॉजी में। कक्षा 9 और 11 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में समान रूप से उपयोगी टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक इकाई, जीवन की संरचनात्मक इकाई सेल। तो इसको हम लोग समान रूप से उपयोगी इसलिए क्योंकि जो भी जैव शरीर है कोशिका से ही बना है। इसको पढ़ लेंगे तो हमको पूरी बायोलॉजी पढ़ने में सुविधा महसूस होगी। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है और थोड़ा सा बहुत ही लेंदी है। धैर्य रख करके पढ़िएगा, हर चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो हम लोग इस सेल में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने क्या है कि देख लिया है कि सेल क्या है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल की संरचना देखी थी, आउटर उसका सेल वॉल देखा था, फिर सेल मेम्ब्रेन देखा था, फिर हम लोगों ने माइटोप्लास्टिड देखा था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, राइबोसोम देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में सेल ऑर्गेनल्स के क्रम में गाल्गी बॉडी को अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। तो ये गाल्जी काय क्या है? गाल्जी काय जो है यह हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो एक कोशिका है, उस कोशिका में स्थित जो कोशिकांगक है, उन कोशिकांगकों में बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांगक है यह गाल्जी काय आपका। ठीक है, तो ये गाल्जी काय है क्या? ये गाल्जी काय काम क्या करता है? बहुत, हमने कहा महत्वपूर्ण है, तो भाई जाहिर सी बात है काम भी बहुत महत्वपूर्ण करता होगा यह गाल्जी काय। तो इसकी जो संरचना है, संरचना के विषय में अभी चर्चा किया जाएगा। तो इसकी जो संरचना है, इस संरचना को देखा था किसने? कैमिलो गाल्गी ने। किसने देखा था? कैमिलो गाल्गी ने देखा था 1858 ईस्वी में। कैमिलो गाल्गी ने 1858 ईस्वी में कैमिलो गाल्गी ने बार्न आउल के मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पुरकिंजे सेल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पुरकिंजे, सेरिब्रल मतलब कि मस्तिष्क का भाग है, तो इस मस्तिष्क के भाग सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पुरकिंजे सेल में इन्होंने गाल्गी बॉडी को देखा था और नाम भी दिया क्या? गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। अपने नाम पर ही इन्होंने नाम दिया गाल्जी काय। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्गी ने किया था। और किसने किया था? अब इसने बार्न आउल क्या होता है? जैसे हमारे वहाँ जो होता है खलियान जो होता है, तो खलियान में क्या है कि अनाज रखे हुए रहते हैं, उस जगह पर पाए जाने वाले आउल को बार्न आउल कहते हैं। तो चूंकि जैसे कि हमारे वहाँ जो खलियान है, तो जो विदेशों में है, विदेशों में कुछ दूसरे तरीके का होता होगा, हमारे जैसा खलियान नहीं होता होगा। लेकिन जब समझिए कि कुछ फूड मटेरियल स्टोर होता होगा वहां पर भी, तो जिस जगह पर ऐसा स्थान, जैसे हमारे खलियान जैसा स्थान विदेशों में जो है, वहां पर वो आउल पाया गया, तो उस आउल के मस्तिष्क के सेरिबेलर कॉर्टेक्स के पुरकिंजे सेल, मस्तिष्क के सेरिबेलर कॉर्टेक्स के पुरकिंजे सेल का अध्ययन किया और उसमें इन्होंने देखा किसको? गाल्जी काय को, गाल्गी बॉडी को। अपने ही नाम पर इसका नाम दिया गाल्जी काय। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेम होता है, कई एग्जाम्स में पूछ चुका है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में पूछ चुका है, टीजीटी के एग्जाम्स में पूछ चुका है, मेडिकल के एग्जाम्स में पूछ चुका है, हर एग्जाम्स में पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि गाल्जी काय को पौधों में क्या कहते हैं? प्लांट में गाल्जी काय का क्या नाम है? ठीक है, तो प्लांट में जो गाल्जी काय का नाम है डिक्टियोसोम है। हुआ क्या इसमें कि पेरेंसिटो नामक वैज्ञानिक 1910 में पेरेंसिटो नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल का अध्ययन किया और प्लांट सेल के अध्ययन करने के समय में इन्होंने 1858 में तो खोज चुके थे गाल्गी बॉडी, गाल्जी काय का खोज हो चुका था कैमिलो गाल्गी के द्वारा। अब 1910 में पेरेंसिटो ने जब देखा कुछ ऐसी ही संरचना, गाल्जी काय के जैसी ही संरचना उन्होंने देखा किसमें? प्लांट सेल में, तो वहां पर इन्होंने उस सेल का उसको नाम दिया क्या? डिक्टियोसोम। वहां पर उन्होंने नाम दिया क्या? डिक्टियोसोम। क्योंकि पेरेंसिटो जी कन्फर्म नहीं थे कि वह संरचना गाल्जी काय ही है या फिर नहीं है, वो कन्फर्म नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया? यह डिक्टियोसोम है। तो बस आप लेकिन इतना जानिए कि कैमिलो गाल्गी ने गाल्गी बॉडी का खोज किया था और इसे पौधों में डिक्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है,
तीसरी चीज क्या है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु आरबीसी में नहीं पाया जाता। स्तनियों के आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, तो मैक्सिमम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स जो है वह स्तनियों के आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो यह यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। सुकेंद्र की कोशिका, पूर्व केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोट सेल में यह टोटली अनुपस्थित होता है। पूर्व केंद्र की कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ सुकेंद्र की कोशिका में पाया जाता है। सुकेंद्र की कोशिका क्या है, आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसमें क्या है, यह गाल्गी नामक संरचना पाई जाती है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बड़ी संयुक्त संरचना है। कोई इसकी क्या है कि फिक्स्ड ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे कि बना दिया जाए कि यही एकदम माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स है आपका। उसके बाद क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं, राइबोसोम को देखते हैं, फिक्स है। लेकिन इसका क्या, ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जो बना होता है किससे, आपका सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। यह चीज आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ चुके हैं कि सिस्टर्नी क्या है, जो चपटी थैलियां थी, डिस्क था, जो आपकी थैलियां थी, ये डिस्क नुमा ऐसे जो भाग था, ये थैलियो नुमा भाग को, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम कुछ इस तरह से बनाए थे। तो चूंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कैमिलोगाल्गी है, तो इसको मिटा दीजिए। ये जो पूरा डिस्क है, तो इस डिस्क को क्या बोलते हैं, इस डिस्क को बोलते हैं सिस्टर्नी। जो डिस्क नुमा संरचना है वो सिस्टर्नी है। वेसिकल्स है, वेसिकल्स जो गोलाकार संरचना है वह वेसिकल्स है। और ट्यूब्यूल्स यानी कि वो क्या होता है, ट्यूब के रूप में जो संरचना होती है उसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो तीनों तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। कैसे होता है बताते हैं इसको। तो इतना चीजें स्पष्ट हुई। गाल्गी का खोज किसने किया था, कैमिलोगाल्गी ने किया था। इसमें कहां से किया था कि बार्न आउल के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पुर्किंजे सेल से किया था। इसे प्लांट में क्या कहा जाता है, डिप्टियोसोम कहा जाता है। किसने नाम दिया था, किस वैज्ञानिक ने नाम दिया था, ये तो वैज्ञानिक का नाम जो है वह है आपका क्या है, पेरेंसिटो। तो पेरेंसिटो ने दिया था नाम क्या, डिप्टियोसोम। उसके बाद क्या देखा आपने, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, स्तनियों के आरबीसी में नहीं मिलता है, प्रोकैरियोट में टोटली अनुपस्थित होता है। कॉम्प्लेक्स संरचना है जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। ठीक है, अब इसकी हम लोग जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए होता क्या है, ये जो आपका मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, यह आपका एक सेल है। इस सेल के बीचों बीच जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या है इसमें आपका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस से ही लगा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। ठीक, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बताया था कि यह क्या है कि अंदर की तरफ यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ा रहता है। जुड़ा भी रह सकता है, नहीं भी जुड़ा रह सकता है, दोनों कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी एक से भी जुड़ा रह सकता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाद वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से शुरू होता है आपका गोल्गी बॉडी का पार्ट। तो जो न्यूक्लियस के तरफ वाला मुंह है, जो न्यूक्लियस के तरफ वाला मुंह है, वह होता है सिस फेज। वह कैसा होता है, वह सिस फेज होता है और ये कुछ इस तरीके का होता है। तो जो न्यूक्लियस के तरफ वाला मुंह है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस
सिस फेस, आप सिस फेस कह दीजिए, सिस रीजन कह दीजिए, सिस वाला क्षेत्र कह दीजिए, जो कह दीजिए, सिस लेकिन नाम याद रखिए, सिस फेस। अब ये जो जो आपका सिस्टर्नी है, ये एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस एक पार्ट को क्या कहते हैं, इस एक पार्ट को कहते हैं सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है आपका, सॉरी, ये आपका सिस्टर्नी है। तो ये जो सिस्टर्नी एक पार्ट है, तो नीचे देखिएगा ये तस्तरी के नुमा, ऐसे ट्यूब्यूल्स के नुमा ये सजे रहेंगे। इनका सिस फेस नीचे आकर धीरे धीरे घटने लगता है, दोनों के बीच में गैप होता है हल्का हल्का। देखिए आकर के फेस धीरे धीरे घटने लगेगा नीचे आकर के, और अंतिम में क्या हो जाएगा आपका ये। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, ट्रांसफेस, ये है ट्रांसफेस। तो जो फेस इसका भाग जो है, यह गाल्गी बॉडी जो है, गाल्गी बॉडी की संरचना ही ऐसी होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेगा, इसकी संरचना ही ऐसी होती है, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। यह गैप धीरे धीरे नीचे आकर के कम होता जाता है। और लास्ट में कुछ इस तरह का ट्यूबुलर संरचना मिलती है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टर्नी है, तस्तरी नुमा जो देख रहे हैं, ये आपका सिस्टर्नी वाला पार्ट है, ये सिस्टर्नी है। और इसी में आपका जो गोल 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 जो पार्ट देखेंगे, तो यह पार्ट क्या होता है आपका, ये वेसिकल होता है। ठीक, और इसी में ट्यूबुलर पार्ट भी होता है। तो ये फेस इसका क्या है, सिस फेस है, ये सिस फेस है, और ये क्या है आपका ट्रांसफेस है, ये आपका ट्रांसफेस है। तो सिस फेस पाया जाता है न्यूक्लियस की तरफ, और ट्रांसफेस पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, कंफर्म है, सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांसफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, अब देखिए कि होता इसमें क्या है कि जो इसकी रीजन जो है कि ये सिस फेस प्लाज्मा में न्यूक्लियस की तरफ, और ट्रांसफेस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पाए जाने का जो रीजन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम के कण। तो राइबोसोम के कणों के पाए जाने के आधार पर यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो प्रकार का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, स्मूथ पे नहीं पाए जाते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम के कण है, वहां होता है प्रोटीन सिंथेसिस, आपको बताया गया था। तो ये प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है, तो कंप्लीट प्रोटीन यहीं पर बन नहीं जाती है। यहाँ से यह प्रोटीन का जो फार्म है, प्रोटीन मतलब का एमिनो एसिड का चेन है ना पूरा, वो तो वह पूरा चेन नहीं, बल्कि उस प्रोटीन का कुछ पार्ट यहाँ से वेसिकल्स के रूप में यहाँ से आएगा इसके सिस फेज इसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके इसका मॉडिफिकेशन करता है। कैसे करता है देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो देखिए सिस फेस है, ये सिस फेस पे क्या होगा, आपका सिस फेस पे एंट्री होगी, सिस फेस पे क्या होगा, सिस फेस पे एंट्री होगी, सिस फेस पर क्या होगा, एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम से प्रोटीन्स के कणों की क्या होगी, एंट्री होगी, और वो प्रोटीन के कण सिस फेस पे क्या होंगे, फिर मॉडिफाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है,
फिर परिवर्तन होने पर सिस फेज पर क्या होगा, सिस फेज पर प्रोटीन के कण इंटर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हमने दिखा दिया आपको। ऐसे लिख सकते हैं आप कि सिस फेज पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहते हैं से प्रोटीन के कण सिस फेज पर RER से प्रोटीन के कण प्रवेश करते हैं देखिए अब फिर कहाँ पहुंचेगा ये, प्रवेश करने के बाद जब ये प्रवेश करेगा तो यहाँ पर इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। गाल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद ये फिर पहुंचेगा कहाँ पे, आपका मिडिल सिस्टर्नी में पहुंचेगा। फिर ये पहुंचता है यहाँ पर इनका रूप परिवर्तित किया जाता है, इनका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यह परिवर्तित रूप मिडिल सिस्टर्नी में प्रवेश करता है। ठीक, अब मिडल सिस्टर्नी में जब प्रवेश करता है तो मिडल सिस्टर्नी में प्रवेश करने पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका शुगर और लिपिड, यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो पहले प्रोटीन ने इंटर किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन इंटर किया है सिस फेज के द्वारा, इसके रूप को बदल दिया गया और रूप को बदलने के बाद यहाँ पर मिडिल सिस्टर्नी में होगा क्या, मिडिल सिस्टर्नी में आपका शुगर प्लस लिपिड, शुगर प्लस लिपिड, शुगर यानी कि क्या, शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स के भी अलग रूप है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आपका अलग अलग काइंड बायोमॉलिक्यूल उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये शर्करा हमने डायरेक्ट बोल दिया शर्करा, क्योंकि फिक्स नहीं है कि ग्लूकोज रहेगा कि सुक्रोज रहेगा कि गैलेक्टोज माल्टोज क्या रहेगा। तो शुगर और लिपिड का क्या होता है, मिक्सअप होता है उस प्रोटीन में, और यहीं पर बनता क्या है, शुगर और लिपिड ये मिलते किसमें है, ये मिल जाते हैं प्रोटीन में, और प्रोटीन में मिल करके बना लेते हैं आपका क्या, लाइपोप्रोटीन। क्या बना लेते हैं, लाइपोप्रोटीन बना लेते हैं। यहीं पर फॉर्मेशन होता है लाइपोप्रोटीन, यहीं पर फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज से अगर मिल गया, लिपिड से मिला ये प्रोटीन तो लाइपोप्रोटीन बन गया, ग्लूकोज से मिल गया तो ग्लूकोप्रोटीन बन गया आपका, गैलेक्टोज से मिला तो गैलेक्टोप्रोटीन आपका बन गया। तो ये जो फॉर्मेशन होता है तो रियल में फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, आपका गाल्गी बॉडी में होता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अब जो है यहाँ पर मिडिल सिस्टर्नी में परिवर्तन हुआ। अब देखिए इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है, ट्रांस वाला पार्ट, फिर पहुंचता कहाँ पे है, ट्रांस पार्ट में पहुंचेगा। अब यह लाइपोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, यह लाइपोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन अब ट्रांसफेज, जिसे एग्जिट साइट भी कहते हैं, प्रवेश करता है। तो आपका जो मिडिल सिस्टर्नी में जो ग्लूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, अन्य चीजें जो बनी थी, अब जो है ट्रांसफेज, जो लास्ट वाला पार्ट था, ये लास्ट वाला पार्ट,
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ था, यहाँ पर आकर प्रवेश करता है। यहाँ पर आकर के प्रवेश करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर आकर प्रवेश करेगा तो ये जो लाइपोप्रोटीन ग्लूकोप्रोटीन है, ये ट्रांसफेज क्या करता है, इनको छांट देता है, इनकी छटनी कर देता है और छटनी करके इनके अलग अलग पैकेटों में क्या करता है, अलग अलग पैकेटों में बंडल कर देता है। बंडल करके इनको अलग अलग पैकेटों में रख देता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग। अब लाइपोप्रोटीन ग्लूकोप्रोटीन ट्रांसफेज, जिसे एग्जिट साइड कहते हैं, प्रवेश करता है और यहाँ पर इनकी अलग अलग बंडल में पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है, अलग अलग छांट करके अलग अलग पैकेजिंग, जैसे मान लीजिए लाइपोप्रोटीन भी गया है, ग्लूकोप्रोटीन भी गया है, गैलेक्टोप्रोटीन भी गया है, तो सबको एक कहीं भी नहीं पैक कर देगा, सबको अलग अलग पैक करेगा। ग्लूकोप्रोटीन अलग, लाइपोप्रोटीन अलग। ठीक है, कुछ उसके अवयवों को अलग अलग कर देगा, अलग अलग करके सबको पैक करके रख देता है। और शरीर के पूरे कोशिका में जिस जगह जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, वहां पर यह क्या करता है, उनको भेज देगा। जरूरत के हिसाब से उस पैकेट को कहेगा कि वो पैकेट अपना चला। ग्लूकोज की जरूरत, ग्लूकोप्रोटीन की जरूरत है, ग्लूकोप्रोटीन चला गया। गैलेक्टोप्रोटीन की जरूरत है, गैलेक्टोप्रोटीन चला गया। लाइपोप्रोटीन की जरूरत है, लाइपोप्रोटीन चला गया। तो छटनी करने का काम करता है, छटनी करके अलग अलग पैक कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, गाल्गी बॉडी। तो समझ में ही आ गया होगा इंपॉर्टेंस इसका। फंक्शन देख लीजिए इसके फंक्शन। यहाँ तो स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्ट्रक्चर के बाद इसके कार्य देख लीजिए। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी कहिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, सब बराबर है। कहीं गाल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि अभी बताया ना कि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसलिए इसे कहीं गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कहीं गाल्गी बॉडी बोलते हैं। दोनों चीजें बोली जाती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला वाला है आपका, पहला वाला जो इसका फंक्शन है वह क्या है, श्रावण। क्या है, श्रावण। श्रावण यानी कि सेक्रीशन। ठीक है, श्रावण यानी कि सेक्रीशन। इसके विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बना हुआ प्रोटीन है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, वहां पर जो राइबोसोम है वहां पर बनता है, लेकिन राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है। वहां पर बना जो प्रोटीन है वह क्या होता है कि गाल्गी बॉडी में आकर के सांद्रित होता है। जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक, सिक्रीशन में क्या है कि सिक्रीशन में आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन बना हुआ है आपका राइबोसोम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक, वह प्रोटीन आएगा गाल्गी बॉडी में और गाल्गी बॉडी में आकर के सांद्रित होगा। सांद्रित होने का मतलब क्या, गाढ़ा होगा, यानी कि उसमें कुछ और चीजें मिलाई जाएंगी। अभी आपको बताया कि लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, तो वहां से सांद्रित होता है वह प्रोटीन, और सांद्रित होने के बाद वह जाइमोजेन जो सेल, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। लिख लीजिएगा, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये जाइमोजेन क्या है, यह एक प्रकार का एंजाइम्स का काम करता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब यह जाइमोजेन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब उसी प्रोटीन को जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स के रूप में सांद्रित करके परिवर्तित कर दिया गया। अब इस जाइमोजेन को ग्रेन्यूल्स के रूप में छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित किया गया है। शरीर के जिस कोशिका को पाचन के लिए इसकी जरूरत होगी जाइमोजेन टाइप के प्रोटीन की, वहां पर इसको क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये श्रावण का काम है। श्रावण सिक्रेशन में एक फंक्शन यह हो गया आपका। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो जो शरीर में गोबलेट सेल होते हैं, गोबलेट सेल, ये विशेष प्रकार के सेल होते हैं। गोबलेट सेल विशेष प्रकार के सेल होते हैं। जब टिश्यूज के बारे में बताया जाएगा तो वहां बताया जाएगा इसको
ये गोबलेट सेल जो होते हैं यह म्यूकस का स्राव करते हैं। गोबलेट सेल से म्यूकस का श्रावण करवाता है। ठीक है, म्यूकस क्या है? आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि HCl के प्रभाव को निरस्त करने के लिए हमारे स्टमक की दीवारों से क्या स्राव होता है, आप दिखाए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में भी। ये आपका स्टमक है। अब यहाँ पर स्रावित होता क्या है, इसकी दीवारों से म्यूकस, यानी कि गोबलेट सेल यहाँ पर भी पाए जाते हैं। जो हमारी ट्रेकिया है, फेरिंक्स है, इसमें भी आपका गोबलेट सेल पाया जाता है, यहाँ से भी स्रावित होता है म्यूकस। काम इसका क्या होता है कि मार्ग को नम बनाए रखना, जैसे सांस लेते समय मान लीजिए धूल के कण जो प्रवेश कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर रहा है, वह उस दीवारों पर ही चिपक कर रह जाए, बल्कि अंदर हमारे न जाने पाए। तो यहाँ पर जो पाया जाता है म्यूकस या HCl के प्रभाव को निरस्त करता है, जिससे HCl संचारक होता है। तो यह स्टमक की दीवारों को कहीं काट न दे, इसलिए म्यूकस होता है। और म्यूकस लसलसा तेल की तरह होता है, उसमें HCl पड़ते ही छलक जाता है, तो यह रक्षा करने का काम करता है। तो गॉबलेट सेल से स्रावित कराता है म्यूकस का, कौन? गाल्गी बॉडी काम को स्रावित कराता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट है, दो चीजें हो गई, तीसरा चीज नोट कर लीजिएगा। तीसरा है न्यूरो सेक्रेटरी के रूप में भी भाग लेता है। न्यूरो सेक्रेटरी। तो न्यूरो सेक्रेटरी नेचर मतलब क्या है कि जब नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम में बताया जाएगा कि जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र में जो आवेगों का संचरण होता है, तो आवेगों के संचरण में आपके जो न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, उन्हीं वेसिकल्स के द्वारा जो संदेश होते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व को जाते हैं। तो वहां पर जो न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल्स है, उनमें ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है? आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज आप लोगों को बता चुके हैं कि भी प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वह कहाँ पर होता है? राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन पैकेजिंग इसकी कहाँ पर होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। तो ये तो पहले भी बता चुके थे। न्यूरो सेक्रेटरी नेचर जो आपको समझ गए। फिर नेक्स्ट है कि RER में बने प्रोटीन की पैकेजिंग गोल्गी बॉडी में ही होता है। ठीक, तो जो आपका बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब यहाँ पर राइबोसोम के द्वारा जो बनेगा, उसकी पैकेजिंग गोल्गी बॉडी में होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है चौथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कैसे होगा? आपको बताया गया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम बताए थे स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड आपको बताया गया, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा स्रावित हो रहे हैं। तो भाई गोल्गी बॉडी के द्वारा स्रावित हो रहे हैं तो बनेगा भी तो उसी से, तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी भाग लेता है। नेक्स्ट है आपका जो है सेल वॉल, इसको भी आपको बताया गया। सेल वॉल जो है यह किससे बना हुआ होता है? सेल वॉल आपका बना हुआ होता है पेक्टिन का और हेमीसेलुलोज का। पेक्टिन और हेमीसेलुलोज यह भी स्रावित होता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। तो सेल वॉल का निर्माण भी यही करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी ही करता है। फिर नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वह क्या है? जो शुक्राणु होते हैं, तो लिख सकते हैं शुक्राणु के अग्र पिंडक, अंग्रेजी में कहते हैं एक्रोसोम का निर्माण भी
गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का जो ये अग्रपिंडक होता है, ये शुक्राणु माने शुक्राणु है, तो शुक्राणुओं का जो अग्रपिंडक होता है, यह अग्रपिंडक का निर्माण जो होता है, इस अग्रपिंडक का निर्माण किसके द्वारा होता है? गाल्गी बॉडी के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज फिर नेक्स्ट है आपका 6 हो गया। 7वां देख लीजिए, 7वां चीज इसमें देख लीजिए आप, जो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? गाल्गी बॉडी के द्वारा ही होता है। ठीक है, कैसे प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है? लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स, लाइसोसोम में मैक्सिमम एंजाइम स्टोर होते हैं। ठीक है, जो पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में स्टोर होते हैं, और ये जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। गाल्गी बॉडी में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं? बनते तो है गाल्गी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन पैकेजिंग करके जरूरत के अनुसार भेज दिया जाता है। तो भाई जिसको जहां जरूरत लगी, कुछ एंजाइम तो बॉडी के पार्ट में चले गए, लेकिन कुछ एंजाइम्स के पैकेट जो होते हैं वह लाइसोसोम में लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जैसे बना जो है वह पूर्व किसी सेल ऑर्गेनल से टूटने फूटने से ही बना है। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है वह गाल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका गाल्गी कॉम्प्लेक्स का काम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम को देखेंगे, कैसे निर्माण हुआ है, कैसा काम है। कोई भी दिक्कत हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग निसंदेह पूछ लीजिएगा, इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा, लिख करके याद कीजिएगा। परेशानी होगी तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय आप निसंदेह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।